नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एडीएचडी इस पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के पवित्र और अच्छे डॉक्टर लोग हैं। एक मिनट रुक जाइए, मुझे यहाँ पे इसको अच्छे से करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम आज एडीएचडी पे बात करेंगे। एक मिनट बस रुक जाइए, यहाँ पे मुझे ये पीपीटी को दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट बस। हाँ, तो हम लोग ना एडीएचडी जो है इस पे बात करेंगे, क्योंकि आजकल ऐसे बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद का जो नियम है कि मतलब गर्भ संस्कार करना चाहिए, वो हो नहीं पा रहे। फिर सारी परिचर्या जो बताइए, रजस वाला परिचर्या वो हो नहीं पा रहे। फिर आजकल का खान पान बहुत बेकार है, जंक फूड वगैरह खाया जाता है। उसके बाद में जो माताएं बहनें हैं वो शादी के पहले जो दारू पी रही है, अल्कोहल का सेवन कर रही है, सिगरेट पी रही है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक बात बता रहा हूँ। उससे शरीर में जो हम लोग ऋतु क्षेत्राम वो बीजानम ये कॉन्सेप्ट देख के करते हैं कि अच्छा ऋतु होना चाहिए, अंबु होना चाहिए, क्षेत्र, ये सब अच्छा नहीं है। दुष्टि के वजह से जो बच्चे हो रहे हैं, वो संतान जो है ऐसे बड़े बड़े बीमारियों से उत्पन्न हो रहे हैं। और आयुर्वेद में जो वाजीकरण अध्याय बताया है उसका उद्देश्य यही है कि अच्छी संतान हो, आगे हमारा जो पूरा है श्रृंखला वह अच्छा हो। तो इसलिए वाजीकरण चरक संहिता में बताया गया है। अब ये जो चीज हो चुका है उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। माता पिता के बीच में दुष्टि है और संतान ऐसा हो गए। अब उनको किस तरह से हमें देखना है, समझना है। एडीएचडी के बच्चे बहुत सारे उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम उसको आयुर्वेद के भाषा में किस तरह से समझे, क्या देखें, ये हम लोग बात करेंगे। पहले इसको मॉडर्न के भाषा में हम देखेंगे, और उसके बाद में हम आयुर्वेद का चिकित्सा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं थोड़ा बताऊंगा, फिर आप लोग जरूर बताइए। तो एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब बच्चा जो है उसको कोई भी बात बोल रहे हैं तो उसको ध्यान नहीं रहता है। अटेंशन डिफिसिट, डिफिसिट मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे है वो बच्चा। और उसको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, मतलब उसका हालचाल, फिर उसके आंखें, हर जो एक्टिविटी है वो बहुत हाइपर एक्टिव है। मतलब कहीं ना कहीं आयुर्वेद के हिसाब से प्राणवायु पूरी तरह से दुष्टि हुआ है, जो इंद्रियों पे और पंच ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल करता है, पंच कर्मेंद्रियों पे क्या काम करता है, मन पे। तो ये सारा जो है एक्टिविटी पूरा डिस्टर्ब्ड है। एक जगह क्षय है, एक तरह से वृद्धि है। अटेंशन डिफिसिट है, तो वो बच्चा हम पे हमारी बात नहीं सुन पा रहा है, लेकिन वो हाइपर एक्टिव है, अपना ही काम कर रहा है। तो ऐसे डिसऑर्डर के जब बच्चे आते हैं हमारे पास, तो एलोपैथी में तो इसका इलाज नहीं है। मैं इसी पे थोड़ा बात बताऊंगा, फिर आप लोग जरूर बताइए। तो ये क्रॉनिक कंडीशन होता है जो अभी दुनिया में मिलियंस ऑफ मिलियंस बच्चों को हो रहा है। और ये एडीएचडी का प्रॉब्लम है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये मतलब युवावस्था तक रहता है।
इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो इसमें अटेंशन जो है, कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर अटेंशन नहीं दे पाते हैं, उनको डिफिकल्टी होती है, हाइपर एक्टिविटी रहती है, और इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है। जैसे कि बैठने में उनको तकलीफ हो रही है, उनको याद नहीं रहता है, केयरलेसनेस रहते हैं, रिस्की बिहेवियर रहता है, डे ड्रीमिंग, दिन में कुछ तो सपने देखते रहते हैं, कुछ अजीब तरह का उनमें मानसिक विकृति आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि वो बच्चे जो हैं उनको दुनिया के हिसाब से तो वो रह नहीं पा रहे हैं, तो उनको सेल्फ एस्टीम जो रहता है, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो रहता है। उसी तरह से वो किसी के साथ रिलेशनशिप, मतलब माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ वो नहीं कनेक्ट कर पाते, फ्रेंड्स के साथ नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। और पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल, स्कूल में भी पुअर परफॉर्मेंस रहता है। ऐसे एक मूवी आई थी आमिर खान की, तारे जमीन पर, उसमें डिसलेक्सिया का बीमारी था, वो अलग बीमारी था, लेकिन उसमें भी जो बताया है उससे आप इमेजिन करिए कि ऐसे ही बच्चे रहते हैं कि पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या लिखना है, वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि अटेंशन डिफिसिट रहते हैं। और हाइपर एक्टिविटी, कुछ तो काम कर रहे हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब वो हाइपर एक्टिविटी क्या रहती है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो अपने आप बॉडी रिकवर करने का कोशिश करता है, स्वभाव परम्परा से, कि व्याधि अपने आप नाश हो जाती है और प्रकृति आ जाती है। लेकिन सब लोग को नहीं हो पाता है, अपने आप बॉडी नहीं रिकवर कर पाती है, और ये बचपन से युवावस्था तक ऐसे ही बढ़ जाते हैं बच्चे। आप लोगों ने एक और मूवी देखा होगा, वो जो था ना, कोई मिल गया, उसमें जो ऋतिक रोशन ने रोल किया है, उसमें भी वो बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन उसका जो बुद्धि है वो बच्चे जैसा है, लेकिन वो अटेंशन डिफिसिट नहीं था। अटेंशन डिफिसिट में तो ध्यान ही नहीं दे पाते बच्चे, लेकिन उसका जो ग्रोथ होता है हर चीज का, ब्रेन का, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अब क्या होता है कि अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, इसमें क्या होता है कि वो कोई भी बातों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन, फ्रीक्वेंटली डे ड्रीमिंग, मतलब जैसे आप लोगों ने तारे जमीन पे देखा था, वो हर्षिल था, वो हमेशा देखता था कि ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, डे ड्रीमिंग, दिन में ही सपने देखना, अपनी दुनिया में खो जाते हैं वो लोग। फिर उनको डिफिकल्टी फॉलोइंग थ्रू ऑन इंस्ट्रक्शन, अपेरेंटली नॉन लिसनिंग, कोई भी टीचर कुछ बता रहे हैं, माता पिता कुछ बोल रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं देते हैं, मन तो कहीं और है। हम लोगों ने मन का सारा कर्म पढ़ा है, चिंतन विचार हुई, हम चिंतन करना, विचार करना, ऊहे करना, ये मन का कार्य नहीं हो पा रहे हैं उनमें, मन जो है वो कहीं और दुनिया में रहता है। और उनको ना जो भी ब्रेन में एक्टिविटी रहती है वो नहीं हो पा रही है, अपना डेली वो काम नहीं कर पाते हैं, जो भी टास्क दिया जाता है एक्टिविटी, उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है बच्चों को। फिर वो हमेशा चीज भूल जाते हैं, और वो ना जैसे कि किताबें भूल जाते हैं, पेंसिल भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें, खिलौने भूल जाते हैं, तो मतलब हर चीज वो भूल जाते हैं, हर चीज। फिर वो अपना होमवर्क नहीं कर पाते हैं बच्चे, डेली का काम नहीं कर, कभी ब्रश करना भूल जाते हैं, कभी कपड़े पहनना भूल जाते हैं, हर तरह का उनको प्रॉब्लम रहता है। और उनको ध्यान भटकाना हो तो वो जल्दी से ध्यान भटक जाते हैं उनका, बाहर अगर गाड़ी में कुछ चिल्ला रहे तो उधर ध्यान जाएगा, लेकिन जो पढ़ाई में ध्यान है या जो जरूरी काम है उस पर ध्यान नहीं रहता है। इसी तरह से उनको ना हर समय ऐसा रहता है कि उनको बैठने एक जगह शांत नहीं बैठ सकते हैं, उनके हाथ पैर देखेंगे तो हमेशा हिलते रहेंगे, हमेशा हाथ पैरों को हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, ये हाइपर एक्टिविटी रहती है उनकी। जहां पे ध्यान देना है ब्रेन में, ब्रेन से कंसंट्रेट करना है वो नहीं रहेगा, लेकिन हाथ पैर हिलाते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, उसी तरह से बहुत ज्यादा बड़बड़ करेंगे, बड़बड़ करेंगे तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा बड़बड़ करेंगे, इररिलेवेंट टॉकिंग करते रहेंगे, उनको शांत कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं कि दूसरे लोग अगर बात कर रहे हैं ना तो उसको रोक के अपनी बात सुनाने लगते हैं, और दूसरा का गेम हो रहा है तो अपना ही गेम शुरू कर देते हैं। उनको अटेंशन अटेंशन डिफिसिट है, लेकिन उनका जो काम है वो हाइपर एक्टिव है, वो दूसरे के बात को पसंद नहीं करते, उनको अपनी बात सुनानी है। इसी तरह से वो, उनको तकलीफ होती है कि अगर उनका चांस आ रहा है कोई भी बोलने का या खेलने का, तो उसको तकलीफ होती है, वो अपना जरूर करेंगे, अपना स्टाइल का अपने स्टाइल से रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे एडीएचडी के लोग रहते हैं, उनमें बॉयज ज्यादा रहते हैं,
और बहुत ज्यादा बड़बड़ करते हैं। मेरे पास एक मुस्लिम अंकल आए थे, 2021 में आए थे। उनका बच्चा ऐसे ही था। वो उसको होना चाहिए था 10th में, लेकिन वो था फर्स्ट में। तो वो भी ऐसे ही था। उसको क्या पढ़ाई करना है, क्या चीज करना है, उस पर ध्यान नहीं रहता था। लेकिन आएंगे उनके पापा जब बोलेंगे, तो वो एक तो हिलते रहेगा हर समय, कुछ कुछ चीज देखते रहेगा, मेरा दवाई देखते रहेगा, उसमें ध्यान है। और फिर अगर उसके पापा कुछ बता रहे हैं तो बीच में अपना ही बात, कुछ तो बड़ बकवास बातें करेगा। ऐसा उसको था। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ऐसे था। तो इसमें ना उनको ध्यान नहीं रहता है, जो चीज जरूरी काम है, मतलब जीवनोपयोगी जो भी जरूरी काम है उस पर ध्यान नहीं रहता है। तो इसके मॉडर्न में तो बहुत सारे कारण बताए हैं। कुछ बताया कि कुछ फैमिलीज में हेरिडेटरी रहता है, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर रहते हैं। जैसे कि अगर हम शारीरिक स्थान पढ़ेंगे, चरक संहिता के शारीरिक स्थान में, उसमें ऐसा बोला गया है कि अतुल्य गोत्रीय विवाह होना चाहिए, सेम गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। अगर सेम गोत्र में हो रहे हैं तो एडीएचडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ वंजारा कम्युनिटी है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा पाया जाता है कि थैलेसीमिया के वो आ रहे जीन्स की, थैलेसीमिया हो रहे उनमें, क्योंकि सेम कम्युनिटी में शादी हो रहे हैं। तो इसीलिए मतलब शास्त्र ऐसा बोलता है, मैं धर्मशास्त्र नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेडिकल साइंस बोल रहा हूँ, आयुर्वेद का साइंस, कि कभी भी शादी जो होनी चाहिए सेम कास्ट में नहीं होनी चाहिए ज्यादातर, या आसपास के लोगों से नहीं होनी चाहिए, दूर होना चाहिए थोड़ा। क्योंकि सेम जीन्स मिलेंगे तो उसमें सेम जीन्स की वजह से ये बीमारियां होती हैं। थोड़ा अलग होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग इंटर कास्ट करें या इंटर रिलीजन करें, लेकिन जब होता है ऐसे इंटर कास्ट शादी, जो साइंस बता रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अगर दूसरे जगह से शादी होता है तो वो लोग ओजस्वी तेजस्वी बच्चे होते हैं साइंस के हिसाब से। जैसे कि पांडव लोग थे, पांडव लोग जो थे, जैसे कि अर्जुन थे, या फिर धर्मराज थे। तो वो कैसे था कि दूसरे की शक्ति से माता कुंती के गर्भ में आए थे। ठीक है, तो वो बच्चे कितने ओजस्वी तेजस्वी हुए। मतलब इस पे रिसर्च करना चाहिए कि जो बच्चे दूसरे उसमें आ रहे हैं, दूसरे कास्ट दूसरे रिलीजन से, तो बच्चे ज्यादा ओजस्वी तेजस्वी हो रहे हैं जेनेटिकली। अगर हम लोग देखें, आयुर्वेद ऐसा बोलता है अतुल्य गोत्रीय होना चाहिए, सेम गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए। सेम गोत्र में होने से ये बीमारियां आती हैं। इस पर आदित्य सर बताएंगे। ये रिसर्च है, अपने ऋषि मुनि लोगों को मालूम था कि अतुल्य गोत्रीय पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। दूसरा जीन्स आना चाहिए कुछ, अगर हमें कुछ नया चीज लाएंगे तभी नया चीज बनेगा। सेम सेम रहेगा तो वो बीमारी आते रहेगा। तो ये फैमिलीज में होता है। जीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो होता है बार बार। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उससे ये बढ़ जाता है। कैसे भी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इफेक्ट होता है, गर्भावस्था में होता है, या जन्म लेने के बाद कुछ होता है, या फिर माता पिता ने कुछ मिथ्या आहार विहार किया, बीज दृष्टि हुई, उसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसका एडीएचडी जो है वो तो पहले पता नहीं चलता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो घर में 5 साल के हो जाते हैं, 6-7 साल के हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। जब स्कूल भेजा जाता है तब पता चलता है कि बच्चे में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इस पे और कुछ बताऊंगा। अटेंशन डिफिसिट के और सिम्टम्स हैं, और हाइपर एक्टिविटी के क्या हैं वो हम बात करेंगे। पहले आप लोग कुछ बताइए, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, सबसे पहले डॉक्टर पल्लवी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे इस टॉपिक पर? हाँ सर। आपने हेलो। देखे, बच्चे देखे हैं? हाँ सर, देखे हैं। बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं और स्टेबल भी नहीं रहते और इम्पल्सिव ज्यादा रहते हैं सर। और यहाँ पे कैसा है सर, जब साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को, तो ये ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब जो हमारे आयुर्वेदा में जो कंसेप्ट बताया गया है कि गर्भ संस्कार, वो बहुत सर इम्पोर्टेंट रोल करता है इसमें। कि मदर जब बच्चा प्रेग्नेंट रहती है तो आजू बाजू का जो अगर वातावरण अच्छा रहेगा, मतलब हम क्या देखते हैं क्या सुनते हैं, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके लिए वो गर्भ संस्कार का टॉपिक बोला गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी जो हम जिस एरा में रह रहे हैं वहां पे आजू बाजू का वातावरण
ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। हम जो चीजें टीवी पे देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है आगे जाके। और ये जो उसका एज ग्रुप 9 to 15 ईयर्स दिखाया गया है, क्योंकि ये जब थोड़ा सा 9 to 15 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं तभी ये ज्यादा दिखाई देना पड़ता है, दिखाई देता है। और इसमें सर जो बच्चे जो है उनका साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ऐसे तीनों तरफ से काउंसलिंग और ट्रीटमेंट किया जाता है, तो फिर अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उसमें सर ज्यादातर माइंड माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करना है, और हाइपर एक्टिविटी है। तो उसमें हम वात दोष का हम ज्यादा देखते हैं कि वात दोष को थोड़ा सा स्टेबल करना चाहिए। और इरिटेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, तो पित्त का भी देखना पड़ता है कि ज्यादा बच्चा कभी कभी चिड़चिड़ा होता है, कि वो जो बोला जाता है टेम्पर टैंट्रम, कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए, वो बच्चा फ्लोर पे लेटेगा और हाथ पैर उछालेगा, मतलब वो इरिटेट करता है। तो उसके हिसाब से फिर वात और पित्त को भी देखना पड़ता है। तो वो शिरोधारा इसमें अच्छा काम करेगा, कल्याणक घृत है, ब्राह्मी घृत है, ब्राह्मी वटी है। तो ऐसे सर चिकित्सा करेंगे, मेद्य द्रव्य यूज करेंगे, तो उसमें सर अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। इसमें बच्चों को ना बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, आप और हाँ लोगों ने सर, देखा। जी और एक बात आपने जो बोला कि महाराष्ट्र में वो जो वंजारा कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनको उनका, हाँ, तो ऐसा भी ये सच बात है सर, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, तो उनको भी सेम सेम कास्ट और रिलेटिव ही थे वो। तो शादी किया था, तो उसके बच्चे को सर लीवर का प्रॉब्लम हो गया, और उसके बाद वो फिर लीवर को भी वो लीवर काटना पड़ा, फिर उसको मम्मी को या तो फादर को देना पड़ा। तो ये बात सच है। वो महाराष्ट्र कम्युनिटी, बंजारा कम्युनिटी में कैसे होते हैं कि वो रिश्तेदारों से शादी करती है तो करते हैं, तो उनमें ये सर प्रॉब्लम बहुत आ रहा है अभी। और जो आपने थैलेसीमिया की बात की, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र पालघर रीजन में जो जव्हार मोखाड़ा साइड है, जो ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पे जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो उनका भी ऐसा रहता है कि पास अपने और इसमें ही शादी करने का, तो उनमें सर ये थैलेसीमिया के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं सर। जी, तो मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आसपास शादी होती है या सेम कास्ट में शादी होती है, हम लोग बोलते हैं सेम कास्ट, लेकिन उसमें एक ही तरह का सब बीमारी इंटरमिंगल करता है, वो सारी बीमारियां। तो मतलब साइंटिफिक रूप से ऐसा शादी होना चाहिए, अलग जगह शादी होना चाहिए, ये मेरा मतलब ऐसा साइंटिफिक प्रूफ है। इसीलिए आचार्यों ने कहा अतुल्य गोत्रीय विवाह ऐसा होना चाहिए। तो मैं सबको नहीं बोलूंगा कि लव जिहाद करके मुस्लिम से आप शादी करो, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वो आपका अपना मत है कि आप किससे करना चाहें क्या नहीं करना चाहें, लेकिन जो साइंस है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सर, अतुल्य गोत्री विवाह एडीएचडी को किस तरह से बताया गया है? आप अतुल्य गोत्रीय अध्याय पढ़िए चरक संहिता में, शारीर स्थान, उसमें चरक जी ने क्लियरली बोला है कि सेम गोत्र में तुल्य गोत्रीय नहीं शादी होना चाहिए। अतुल्य, अतुल्य, तुल्य नहीं अतुल्य, मतलब सेम गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसे बोला है। तो उसका उससे डिटेल में वात क्या परेशानियां, मतलब वातज मानसिक जो बातज परेशानियां है। मानते वो ना, आचार्य लोगों को मालूम था कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, सारी बीमारियां होती है। मैं शारीर स्थान बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उनकी भाषा में क्या बोला है उन्होंने। जी सर। सर, एडीएचडी के लिए कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ जैसे आजकल, वैसे तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि सेम कम्युनिटी में करो तो जेनेटिक रिलेटेड रहता है। उससे भी इम्पोर्टेंट कारण जो निग्लेक्ट कर दिया जाता है कि माता का मातृत्व खत्म हो जाए तो जल्दी एडीएचडी होता है। मतलब या तो दूध ना पिला पाए या डिलीवरी नॉर्मल ना कर पाए, जैसे बोला मैडम ने कि गर्भ संस्कार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। और इसके अलावा एडीएचडी को जैसे जो मन, जैसे दो चीजें रहती है। एक तो अस्थि धातु जो होता है हमारा स्थूल शरीर के लिए पृथ्वी का कार्य करता है। और तो यहाँ पे जो परेशानियां आती है मज्जा धातु के लेवल, तो स्नेहपान की कहीं ना कहीं कमी रहती है। और सर, इसके अलावा जो
कास्ट का बोला कि कम्युनिटी, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर शब्द रहेगा कास्ट की जगह, कि जो आसपास 100-150 साल से जो लोग आपस में एक गांव में रह रहे हैं और शादी कर रहे हैं एक दूसरे के गोत्र से, तो उसमें जो जेनेटिक बीमारियां इन जनरल, जो जेनेटिक बीमारियां इन जनरल हैं, वो ज्यादा पाई जा सकती है, खासतौर से अगर वो गोत्र संतुष्ट नहीं है किसी भी कारण से। और एडीएचडी की जो जेनेटिक स्टडीज हुई है, ये मोस्टली वेस्ट में हुई है, जो कम्युनिटी रिलेटेड क्यों स्टडीज क्यों हुई है। आप इंडिया में देखिए ना, ये मैंने बताया ना, बंजारा कम्युनिटी में है थैलेसीमिया, है ना, यहाँ पर भी स्टडी हुआ है ना, वेस्ट में कहा, जी इंडिया सर, में। जी सर, एडीएचडी सर, एडीएचडी, एडीएचडी, लेकिन ये एडीएचडी। कॉज निकाला गया, जेनेटिक कॉज निकाला गया, तो पाया जाता है कि कुछ कम्युनिटी में ही ये बीमारी होती है, सबको नहीं होती है। जब यहाँ पे जी इंटरमिंगल सेम उसमें शादी हो रही है फैमिलीज में, जो लोग बोलते हैं कि हम कास्ट से बाहर नहीं जाके शादी है, उनमें भी ये एडीएचडी हो रहा है सर, और भी सर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं सर, ये रिसर्च है, मैं आपको दिखाऊंगा, हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि हमको मालूम है कि बच्चा हमारा ठीक नहीं है और कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स का भी एक यहाँ पे गलत है। एक तो क्या हो रहा है कि पहले जैसे 2-3 बच्चे रहते वैसे नहीं है, सबका एक एक बच्चा है। तो सबको ऐसा लगता है कि नहीं, वो कितना भी गलत करे ना तो वो सही है, बच्चा हमारा सही जा रहा है। और अगर डॉक्टर के हिसाब से अगर हम उनको बोलेंगे कि नहीं आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो वो मानने को भी सर तैयार नहीं है, वो भी मैंने हाँ, देखा है। ये भी है जी। हाँ, वो नहीं मानते, इंडियन पेरेंट्स नहीं मानते कि हमारे बच्चे में कुछ तो खराबी है या तो बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है, वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं तो बराबर। सर, मुंबई में देखा जाए ना तो मुझे तो हर एक बच्चा वैसे ही नजर आ रहा है, सच बात बोलूं तो। कि एडीएचडी जेनेटिक एट्रिशन हो रहा है बेसिकली, जिस तरीके से अगर ये भी बोला गया है एडी, अगर एडीएचडी के बच्चों को ट्रीट नहीं किया जाए तो उनके टीलोमियर की लेंथ खराब हो जाती है, जैसे 20-30 साल होते हैं, और एक्सेलरेटेड एजिंग होती है, क्योंकि माता पिता में एजिंग जल्दी हो रही है। जैसे जी फिर से गर्भ संस्कार पे बात हो जाती है, जेनेटिक लेवल पे, जी शारीरिक लेवल पे नहीं, सूक्ष्म लेवल पे, तो जी इसलिए बच्चों में भी वो चेंजेस आ जाते हैं। जी। तो हमारा जो ये जो बताए ना, गर्भ संस्कार होना, माता, और आयुर्वेद में बोला है कि जब भी आप ये करने चाहते हैं, गर्भाधान करने चाहते हैं, तो 3 महीने 4 महीने पहले आप गर्भाशय की शुद्धि कराएं, पंचकर्म कराएं, वमन विरेचन कराएं, फिर रसायन खाएं, घृतपान करें, अच्छा शुक्राणु होना चाहिए, अच्छा बीज ग्रंथि होना चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इस तरह से आप जाएं, और फिर मतलब मैथुन कर्म करें, और फिर संतान होने के टाइम पर भी, मतलब पूरा गर्भ संस्कार बताया है, ये पूरा मेथड है। मैं इस पे लेक्चर लूंगा, अच्छे से बताऊंगा। जो हमारा शारीर स्थान है वो इसी पे पूरा डिटेल में बताया है, चरक संहिता में, और उस पे कम बात होती है, लेकिन मैं उस पे बताऊंगा आपको। तो ये सारा जो है ना, हम हमारे ऋषि मुनि लोगों ने कब सतयुग में सब देख लिया था कि ऐसे चीज होने वाला है आगे, तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। अभी कंचन मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप, कि मैं आगे पढ़ाऊं? कंचन मैम कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, ऐसे बच्चे काफी दिखते हैं सर, और मैंने भी काफी बच्चों को ट्रीट किया है सर। और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होता है सर ऐसे बच्चों में। मोस्टली मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी देखी है, जैसे कि उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, बोलने में। एक पेशेंट में तो बोलने में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाता था। उसमें उनको स्पीच थेरेपी वगैरह भी करवाई थी। तो ऐसे बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होने के कारण फिर वो अच्छे से गेन भी नहीं कर पाते कुछ, मतलब एक बहुत हाइपर एक्टिविटी नजर आती है। जैसे हम मैं मेरे पास क्लिनिक में जब पेशेंट आता है तो वो एक जगह पे बैठता ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं घूमते रहता है, या फिर मैं अगर लिख रही हूँ तो वो पेन के साथ खेलना चाहेगा या फिर स्टैम्प्स के साथ खेलना चाहेगा, प्रिस्क्रिप्शन लेके फाड़ने की कोशिश करेगा। मतलब एक बच्ची तो ऐसी थी कि उसको संभालना 15 मिनट्स पूरे क्लिनिक में बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो मुझे लगा फिर कि माँ बाप बच्चों को कैसे संभालते होंगे, ये ऐसे बच्चों को। पर इसमें जरूर हम जब हिस्ट्री लेते हैं, पूरा केस टेकिंग करते हैं, तब ऐसे नजर आता है कि माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है तभी उसके साथ एक तो कोई मानसिक आघात या फिर उसका विरुद्धाहार विहार सेवन करना, ये सब हमें हेतु मिलते हैं सर। और हमें यहाँ पे जैसे आपने बोला कि बीज दुष्टि, तो ये भी उसका कारण हो सकता है, क्योंकि
बहुत बार की शुक्र की क्वालिटी अच्छी नहीं है और बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भी ऐसे बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है कि माता पिता की पहले जैसे कि होता था कि एक संतान पैदा करने के लिए एक सेक्स होता था, तो अभी तो बहुत गलत ढंग से सब चीजें आ रही है सामने। तो इसके वजह से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक कारण हो सकता है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि माताएं जब बच्चा नहीं चाहती है, बच्चा उन्होंने कंसीव कर लिया है और उस पे वो अगर कोई टर्मिनेट करने के लिए मेडिसिन खा लेती है, पर वो कभी कभी टर्मिनेट नहीं होता है, वो कैरी ऑन हो जाता है, तो भी ऐसे बच्चों में हमें प्रॉब्लम दिखती है। मतलब हमें अच्छे से हेतु लेना चाहिए, हेतु देखने चाहिए, अच्छे से उनको समझाना चाहिए। और जैसे गर्भ संस्कार का भी इसमें बहुत अच्छा रोल रहेगा कि हम अच्छे से पेशेंट को समझाएं कि बहुत बार उसको फीमेल्स जो है कि ये पीरियड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, तो वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे, क्योंकि हर एक को अभी के लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा स्ट्रेस है। तो उसको बस कुछ कंडीशन में मैनेज करते आना चाहिए, तो उनको सिखाना है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चा माँ के पेट में रहता है तो भी वो सुनता है। तो वो गर्भ संस्कार का यही मतलब है कि हम उसे सुनाए, अच्छी अच्छी बातें सुनाए। गंदी बातें या बुरी बातें देखना, बुरा जो सीरियल्स है या फिर जो भी हम सुन रहे हैं, तो उसे थोड़ा अवॉइड करवाए उन दिनों में। तो हम शायद ऐसे बच्चे पैदा होने से या हम रोक सकते हैं। अच्छी संतान मतलब कि ज्ञान अच्छा होने मतलब जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो, ऐसी संतानें पैदा हो आगे के लिए। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया मैम। अभी इसके थोड़ा सिम्टम पढ़ते हैं। और ना हमारे इसमें ये भी पता है कि गर्भ केवल गर्भ नहीं होता है, उसमें कुछ मात्रज भाव आते हैं, कुछ पितृज भाव आते हैं, कुछ आत्मज भाव आते हैं, कुछ सात्मज भाव, कुछ रसज भाव, ऐसे अलग अलग भाव आते हैं। जैसे कि जो बोन्स हैं हमारे, बाल हैं, केश हैं, वो सब पितृज भाव होते हैं। जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है वो मातृज भाव होते हैं। जो बच्चा होता है उसके खुद के आत्मज गुण होते हैं। मतलब ऐसे अलग अलग चीजों से गर्भ बनता है। इस पर एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, हमारी संभाषा हुई है, एक अध्याय पूरा इसी पे लिखा है। वो हम चरक संहिता पढ़ेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। और इतना डीप किया है ना, सूक्ष्म लेवल पे ये सब हुआ है बात। अभी ये एडीएचडी के बच्चे जो रहते हैं ना, उनको इन अटेंशन रहता है, मतलब वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जानबूझ के वो गलतियां करते हैं स्कूल में, या उल्टा पुल्टा काम करते हैं। उनको ना अगर खेलने के लिए कुछ दिया जाए ना, कोई टास्क दिया जाए, उसमें भी वो डिफिकल्टी रहती है, वो टास्क को पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर कोई भी चीज बात बोला जाए तो वो ना समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसी तरह से वो अपना होमवर्क नहीं कर पाते हैं, क्लासरूम में अपना काम नहीं कर पाते हैं, इधर उधर ध्यान भटकते रहते हैं। और वो लोग को ना हम अगर कोई मेंटल कोई काम दे, वो नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से वो अपने खिलौने वगैरह अच्छे से नहीं रख पाएंगे, पेंसिल बुक्स, अपना जो कपड़े हैं वो उल्टा पुल्टा रख देते हैं। ये मतलब उनको होता है तकलीफ, ये जानबूझ के शैतानी नहीं कर रहे हैं, ये होता है उनको तकलीफ। और वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अपनी दिन की जो भी काम है वो भूल जाते हैं बहुत सारी बार। और जो हाइपर एक्टिविटी है या इम्पल्सिटिविटी है, उसकी वजह से वो हमेशा हाथ को हिलाते रहेंगे, पैर को हिलाते रहेंगे। उनको अगर बैठा दिया जाए तो बेचैनी होती है बहुत ज्यादा, व्याकुलता होती है बहुत ज्यादा। वो क्लासरूम को कभी भी छोड़ के चले जाते हैं। या उनको जब हम सोचते हैं कि प्रेयर करेंगे, स्कूल में प्रेयर नहीं कर पाते हैं, बैठ नहीं पाते एक जगह, शांत शांत नहीं हो पाते हैं कभी भी। और वो कभी भी ऊपर चढ़ जाएंगे, कभी दीवार पे, सीढ़ियों पे ऊपर से करेंगे। हाइपर एक्टिविटी रहती है, उल्टा पुल्टा सब करते रहते हैं। वो शैतान बच्चे नहीं है, उनके दिमाग में ऐसा प्रॉब्लम है। उसी तरह से खेल नहीं पाते हैं वो। और वो कभी गाड़ी के नीचे भी आ सकते हैं। उनका मतलब उनको समझ नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। ज्यादा बात करते हैं वो, अगर वो बात करने बैठे ना तो कंटिन्यू बोलते रहेंगे 1 घंटा भी। और बिना कोई क्वेश्चन पूछे ही आंसर देते रहते हैं, मतलब अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि बहुत स्मार्ट है वो। और वो अपना टर्न, अपना बारी आने का कभी उनको इंतजार भी नहीं। इतनी ज्यादा एक्टिविटी रहती है, उनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा होशियार हैं। उसी तरह से कोई बात कर रहे हैं तो उसमें रोक रोक देंगे, टोक देंगे हर समय, और कुछ भी बकवास बात करते रहते हैं। तो ये अटेंशन डिफिसिट और हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम रहता है। इसमें और क्या क्या चीज रहता है कि उनको लर्निंग प्रॉब्लम रहता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है, उनको डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, मूड डिसऑर्डर बहुत रहता है, एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब बहुत ज्यादा घबराहट बहुत ज्यादा होती है।
फिर सीजर डिसऑर्डर, उनको कभी भी फिट्स आ सकते हैं, मिर्गी के झटके आ सकते हैं, उनको देखने में और सुनने में तकलीफ होती है, विजन और हियरिंग प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद में स्लीप डिसऑर्डर, रात को सो भी अच्छे से नहीं सकते हैं, वो बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है। फिर उनको ब्रेन इंजरी भी कभी कभी हो जाती है, क्योंकि वो उल्टा पुल्टा काम करते हैं ना, तो चोट लग जाती है। तो इसमें अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें, तो इसमें वायु की चल गुण की वृद्धि हो जाती है। वो भी प्राण वायु जो है, वो मज्जा में, जो हृदय हृदय जो है वो अपने उर में है, और एक हृदय है जो मस्तिष्क में है ना, मन का स्थान हृदय। तो वो वहां पे वायु जो है बिगड़ा हुआ है, चल गुण की वृद्धि है, मन अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता। और हमें चिकित्सा क्या करनी है कि स्थिर गुण को बढ़ाना है, उसमें उनमें पार्थिवता लाना है, वायु का शमन करना है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे दवाइयां देते हैं, जो मानस चिकित्सा में उन्माद और अपस्मार में दवाइयां हैं, उसका हम नस्य, बस्ती, अभ्यंग ये सब करते हैं। तो जैसे महाकल्याणघृत, कल्याणघृत, फिर चेतसघृत, महाचेतसघृत, ये अपने ग्रंथों में बताया है, चेतसघृत, महाचेतसघृत, महातिक्तघृत। फिर कुष्मांड घृत, ये बहुत अच्छा काम करता है, जो पेठा का मिठाई बनता है उसी से, कुष्मांड से बना हुआ घृत, ये स्थिरता लाता है, ये सारी चीजें। फिर मन में हैप्पी हार्मोन सिक्रिएट होना चाहिए, तो आयुर्वेद में मानस मित्र गुटिका, वो आप मानस मित्र गुटिका खुद भी खा के देखिए, एक गोली खाने से इतना हैप्पी फीलिंग होता है, उसमें जो घटक द्रव्य है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। तो मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी गुटिका, ये मेध्ये भी बताया, मतलब माइंड के एक एक सेल को अच्छा करता है, मेधा की अग्नि को अच्छा करता है, एक एक न्यूरॉन्स को अच्छा करता है। तो ब्राह्मी गुटिका। फिर उसके बाद में इसमें अश्वगंधा चूर्ण, वो मेध्ये बताए, और स्थिर गुण बढ़ाता है, बल्य है, ब्रह्मीय है। उसमें अगर देखें तो आप और पृथ्वी तत्व ऐसा ज्यादा है, तो अश्वगंधा चूर्ण है, और सारस्वत चूर्ण है, रजन्य आदि चूर्ण है। और मस्तिष्क पे काम करने में, तो रजत भस्म, रौप्य भस्म अच्छा काम करता है। चंद्रोदय रस जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से हम लोग स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुल, और कुछ विरेचन भी कराना चाहिए, तो त्रिवित लेहम, त्रिवित्तादि लेहम बताए, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, और ब्रेन पे काम करने वाली स्वर्ण ब्राह्मी वटी, बहुत अच्छा। फिर ब्राह्मी प्राश, फिर उसके बाद में स्वर्ण सारस्वतारिष्ट। उसी तरह से वायु का शमन करना है, तो धन्वंतर कषाय, विदार्यादि कषाय, विदार्यादि कषाय जो ब्रीहण करता है। फिर ब्राह्मी द्राक्षादि कषाय, मृद्विकादि कषाय, ये देने से फायदा होता है। फिर बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल, इसका हम बस्ती देते हैं, इसमें बला भी है, अश्वगंधा भी है, लाक्षा भी है, या चंदन बल लाक्षादि तेल, इसका बस्ती देते हैं। और बच्चे का जो अटेंशन डिफिसिट है, तो हमें मेध्य संज्ञा स्थापन ग्रहण के द्रव्य, जैसे कि ज्योतिषमती तेल, फिर उसके बाद में ब्राह्मी तेल, वचा तेल। और अगर शमन करना है हाइपर एक्टिविटी को, तो शीरबला तेल, जो 1001 आवर्ती वाला रहता है, या 101 आवर्ती वाला, शीरबला तेल का नस से देना पड़ता है, पूरा मस्तिष्क में वायु का चल गुण शांत हो जाता है। फिर शिरो पिचू रखना है, तो अश्वगंधादि लाक्षादि तेल, शीरबला तेल, धानवंतर तेल, सहचर तेल, बहुत सारे तेल हैं, उसका शिरो पिचू रखना है। फिर मात्रा बस्ती सहचरादि तेल का बस्ती देते हैं, धानवंतर तेल, शीरबला तेल कंटिन्यू देना पड़ता है। और कभी कभी अगर बच्चे बहुत कमजोर हैं, तो स्वर्ण मालिनी वसंत एक एक गोली सुबह शाम देते हैं, और नीम घनवटी दोपहर में देते हैं, ताकि वो पित्त के काल में कफ हमेशा अच्छा रहे, वो देते हैं, तो अच्छा हो जाते हैं पेशेंट। तो ये बच्चों को ठीक करने में 3.5 साल लगते हैं, 1-2 महीने में ठीक नहीं होते, 3.5 साल, मतलब 1.5 साल से 3.5 साल तक हमें बोलना चाहिए। और ये सारी चिकित्सा करने से बच्चे पूरा ठीक हो जाते हैं। अब आप लोग कुछ बताइए। कंचन मैम, आपने कुछ पेशेंट ठीक किए थे, आप बताती हैं, आपने दवाई दिया था, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था। जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर मेडिसिन। और मैं भी यहाँ पे मेधावटी, मेधा क्वाथ, मेमोरी ग्रेट है, रजत भस्म, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, वसंत कुसुमाकर भी मैं बहुत बार ऐड कर देती हूँ इसमें। योगेंद्र रस ऐड करती हूँ, बृहद्वाज चिंतामणि ऐड करती हूँ, रसराज भी बहुत अच्छा काम करता है, कुमार कल्याण भी देती हूँ मैं सर, अगर पेशेंट अफोर्डेबल हो तो। और सारस्वता रिष्ट है, अश्वगंधा चूर्ण ऐड किया जाता है, ब्राह्मी चूर्ण, शंख पुष्पी, मतलब मेरे पास जो जो मेडिसिन अवेलेबल होती है उनमें से ही मैं देने की कोशिश करती हूँ। ज्योतिषमती सच में बहुत अच्छा काम करता है, ज्योतिषमती तेल का नस्य,
और थोड़ा सा शिरो अभ्यंग बोलती हूँ, शिरो पिच्छू, नाभि पूरण करने के लिए बोलती हूँ, पादाभ्यंग करने के लिए बोलती हूँ। नस्य तो करना ही है। अगर बच्चा बस्ती लेने वाला हो तो मैं उनको बस्ती भी बताती हूँ। और सबसे पहले तो मैं ना उनकी माता को बताती हूँ कि आप उनको खाने में अच्छे से घी खिलाए। तो बहुत बार मैं कल्याण घृत वगैरह भी ऐड करा देती हूँ। बहुत बार बच्चे वैसे नहीं खाते तो चपाती पे लगा के खाने के लिए या दाल चावल पर डाल के खाने के लिए बताती हूँ। और जैसे घर में कोई एक मंत्र का जाप, जैसे विष्णु मंत्र स्पेशली, धन्वंतरी मंत्र, इसका जाप कंटिन्यूअसली मोबाइल पे चलाने के लिए बोलती हूँ। तो बच्चे में उससे भी बहुत सारे चेंजेस, क्योंकि वो वाइब्रेशन उस तक पहुंचते हैं और वो जो माइंड एकदम हाइपर एक्टिव है वो काफी कूल डाउन होते हुए बताते हैं माता पिता कि नहीं, काफी अच्छे से थोड़ा सा मतलब शांत हुआ है। जैसे कि 10% भी उनको पहले महीने में फायदा दिखता है तो वो जरूर बताते हैं कि नहीं, ये सोता भी ठीक से नहीं था, अभी एटलीस्ट शांति से सो रहा है। और एक बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हम बस करे पेशेंट को देख के ऐसे नहीं करे कि ये अपने से ठीक होने वाला नहीं है। हो सकता है हम उसको 70% अच्छा कर दे या 80% अच्छा कर दे, हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हमको लगता है कि हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे। पर मैंने ऐसी ही कोशिश की है हमेशा कि मैं इसको देखती हूँ कितना अच्छा होता है, फिर काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। एक बच्चा तो मतलब बिल्कुल भी वो लिख भी नहीं पाता था, तो मैंने उसको 1 साल कंटिन्यू ट्रीटमेंट दिया था, तो वो मेरा नाम भी मुझे लिख के बताता था। मतलब इतना अच्छे से उसका माइंड डेवलप हो गया था। हार्डली वो 7-8 साल का था, पर नॉर्मल स्कूल में उसको बिठा रहे थे उसके माता पिता, और वो अच्छे से गेन कर रहा था। मतलब जो भी उसकी ब्रेन डेवलपमेंट है या फिर जो भी चल गुण है वायु का, वो काफी अच्छे से बैलेंस होना स्टार्ट हो गया था। जी सर। अभी ना आप ग्रुप में देखिएगा, मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ। एक मेरे मुंबई का बच्चा है, मतलब पेशेंट का बच्चा है, उसको एडीएचडी था। मेरा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट 6 महीना से चल रहा है, और वो बच्चा कितना इम्प्रूवमेंट है, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उठने बैठने लगा है। अभी ग्रुप में आ रहा है वीडियो। 6 मंथ्स में उसका इतना इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि एलोपैथी साइंस में नहीं इलाज है ये सब का। आप लोग देखिए, मैंने अभी ग्रुप में भेजे है। तो ये होते हैं बच्चे आयुर्वेद से ही ठीक होते हैं, परमानेंट ठीक हो जाते हैं। तो आप लोग भी करिए और पॉजिटिव रहिए। आयुर्वेद में जो हम मज्जा धातु को अच्छा करते हैं, वायु का चल गुण को ठीक करते हैं, स्थिर गुण को करते हैं, सब आयुर्वेद में जो चीज है वो कहीं पर भी नहीं है। इसलिए आयुर्वेद, अपना शास्त्र, अपनी माँ पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। हम लोग जो करते हैं वो सच में होता है। वीना मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? वीना मैम हाँ बोलिए। सर, जी। आप सबने बहुत अच्छा बोल दिया। मैं तो एक थोड़ा रेफरेंस दे सकती हूँ। जी। जो हनुमान जी है रामायण में, जी। वो उनको भी एडीएचडी था कि क्या? हाँ क्योंकि था। हाँ उनका था। जन्म हुआ और उन्होंने जो उड़ान लिया सूर्य को पकड़ने के लिए, तो मारुति को आज भी हमारे महाराष्ट्र में श्रावण महीने के शनिवार के दिन मूर्ति पे, पत्थर पे तेल डालते हैं। तो यही कारण है ना, तेल ही वहाँ आवश्यक गोष्ट बराबर, है। आपने ये सही बताया। ये हमारे सर लोग भी बताते हैं कि हम उनको एक चीज हाइपर ऐड एक्टिविटी एक था, और वो और अटेंशन डिफिसिट थे ना, तभी उनको याद दिलाया गया ना कि आप तो इतने वो हैं, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, और ऐसा जब। मारुति बुद्धिमताम वरिष्ठम बोलते हैं उसको। हाँ। तो जी। ये बच्चे भी वैसा ही काम करते हैं। उनका मैम एक इसमें जगह पे। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसका कारण ऐड करना चाहूंगा हनुमान जी को एडीएचडी क्यों था। क्योंकि क्या है, वो अग्नि को पकड़ के पृथ्वी और जल में लाना बड़ा कठिन होता है। जब अग्नि तत्व बहुत ज्यादा होता है तो पृथ्वी और जल थिर थिर कांपने लगते हैं। जो आज के जमाने में हो रहा है कि नॉर्मल जो सत्व रहता है आजकल पकड़ नहीं पा रही ह्यूमन लाइंस। तो उस समय जो अजर और अमर व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, और उस जमाने में भी पृथ्वी और जल तत्व कम पड़ गया था उस जमाने में उनको। तो इसके लिए जैसे उदाहरण के तौर पे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स है, जैसे माइकल फिलिप्स स्विमिंग में कई मेडल्स जीते, उसको भी एडीएचडी था। तो उसको पानी में ही मतलब आधा टाइम निकालता था वो, जिससे उसको स्थिरता भी मिलती थी। और जो अग्नि तत्व है जिसको लेके बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको रास्ता भी, मतलब उसको एक पार्थिव शरीर मिलता था, सूक्ष्म शरीर। इसी तरीके से जो जो मिट्टी है, जैसे मुल्तानी मिट्टी, तो जो अगर जैसे गांव के लोगों में
ये डेफिसिट कम पाया जाता है शहर में, अर्बनाइजेशन में जहाँ फर्टाइल मट नहीं मिलती वहां ज्यादा पाया जाता है। जी सर। और ऐसे बोलते हैं ना, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, ऐसे जो बोलते हैं ना कि बाल समय में वो सूर्य को निगल गए थे, इतने शैतान थे, हाइपर एक्टिव थे, और फिर उनको श्राप मिला, तो वो चीजें भूल जाते थे, अटेंशन डिफिसिट था। तो सच में वो एडीएचडी ऐसा है, इसलिए तेल चढ़ाते हैं, ये बात सच बताया बीना मैम ने, ऐसा सच बात है। उन्होंने लंका भी जलाया ना, वो हाइपर एक्टिव उसके, हाँ, तो वो भी देखिए था। उन्होंने लंका जला दिया, ऐसे वो भगवान है हमारे, लेकिन ये था उनको, ये सारा चीज था। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? प्लीज कुछ बोल सकते हैं जी सर। जी सर। हाँ सर सर। यूजुअली एलोपैथी में हम लोग मोडाफिनिल करके एक ड्रग है वो देते हैं, उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन सर जैसे आपने बताया कि अगर मेद वृद्धि वाले घृत दिए जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है सर। और काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं सर एडीएचडी के बच्चों में खास तौर से अग्नि अच्छी रहती है, तो घित सब पचा जाते हैं। जी सर। हाँ वीना मैम, आप और कुछ बोलना चाह रही हैं? हनुमान जी को तेल क्यों चढ़ाते हैं, उसका तो एक कहानी भी है ना, कि वो सीता माता के पास गए, तो वो बोले कि सीता माता बोले कि मैं तुमको क्या दूं, उन्होंने मुद्रिका तो दे दी राम जी का, तो वो बोले कि माता आप मुझे जो देना है वो दे दो, तो गलती से सिंदूर और तेल गिर गया सीता माता का, तो वो बोली ऐसे कुछ तो आशीर्वाद दिया ना कि तुमको तेल और सिंदूर चढ़ाया जाएगा, ऐसे कुछ तो है कहानी। सर सीता माता तेल तो वात शमन करेगा ना, शांति। हाँ वो तो है, लेकिन ये सीता माता की भी कहानी है कि उनका सिंदूर और तेल उन पे गिर गया था, ये भी कहानी है। बात शमन करने के लिए ये तो हम बता रहे हैं, ये सच बात है। और दूसरा बात है कि वो शनि को भी शांत करने के लिए तेल चढ़ाते हैं। हनुमान जी का वो है ना कि हनुमान जी की सेवा करो तो शनि का प्रकोप नहीं होता है, शनि के संकट को दूर करते हैं, ऐसे कुछ कहानी। शनि यानी वात ही समझना है आप। हाँ हाँ जी। हाँ, और क्या है ना कि हनुमान जी जो है ना वो दिव्य अवतार है, अभी भी हैं, हमारी बात भी सुन रहे होंगे, तो हम उनको एडीएचडी नहीं बोल रहे हैं, हम अपमान नहीं कर रहे हैं, हम बस बीमारी को समझ रहे हैं। जी। तनिका मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? आपने बच्चे देखे हैं एडीएचडी के? कुछ बोलिए प्लीज आप। गुड इवनिंग सर। प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए। सर ये मेरा खुद का नेफ्यू ही है, वो जी। ऑटिज्म वाला जो चल रहा है। तो सर वही है, मुझे जैसे मैम ने बोला था कि ये प्रेगनेंसी में सर बहुत जब हम लोग गर्भ धारण करते हैं स्त्री है ना, तो सर ये उस टाइम पे आपको अपने आप को मतलब खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका इम्पेक्ट डालता है आपके जो आपका शिशु है उसके ऊपर आपका इम्पेक्ट डालता है। और मैंने तो वो ये लाइव एग्जांपल देखी है, मेरा खुद का नेफ्यू है तो ऑटिस्टिक है और इतना हाइपर एक्टिव है, तो मतलब बिल्कुल ही मतलब उसके सिम्टम सारे एडीएचडी वाले ही हैं। तो अभी तो सर वही धीरे धीरे चल रहा है, अभी उसका भी आपसे ले रहे हैं मेडिसिन, वो तो तो कभी क्या बीच में छूट क्या जाती है। इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना दिन हो गया मेरा दवाई लेके? सर वही मैं बताती हूँ ना सर, वो क्या करते हैं बीच में खाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, क्यों कभी कहीं चले जाते हैं कभी कहीं चले जाते हैं, फिर वो छूट जाती है, फिर से वो स्टार्ट करते हैं, फिर से वो छूट जाती है बीच बीच में। तो अभी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है सर उनसे। अच्छा, उनको तो रेगुलर लेना चाहिए पूरा, वायु वही का वही तो। चल गुण शांत होना चाहिए, तो शरीर खुद रिकवर करती है सब कुछ। जी जी सर, वही वही तो सर अभी चल रहा है, अभी अभी उनको बीच बीच में अभी मैंने बोला है कि रेगुलर हो जाओ। तो वही सर, अभी तो कह रहे थे कि अभी मुझे बात हुई थी मेरी भाभी के साथ, तो वो बोल रहे थे कि अभी दीदी मैं करूंगी, अभी प्रॉपर करूंगी, क्योंकि ये है कि अभी वो 4 साल का हो गया है, तो अभी 5th क्लास मतलब 5 साल का हो गया है उसका, शुरू हो गया है, तो वही बोल बिल्कुल नहीं रहा है, उसको बिल्कुल बोलने का आइडिया तक नहीं है कि उसको बोलना कैसे है, कैसे बुलवाना है। तो थेरेपीज वगैरह भी चल रही है, तो ये चीजें भी, नशे वगैरह वैसे वो कर देती है, बट मेडिसिन का सर नहीं हो पा रहा है अभी ना। मेडिसिन वो खाती है, बीच में छोड़ देती है, छुड़वा देती है, फिर आप से थोड़ा खाती है। बच्चे का एक्टिविटी वगैरह बताइए ना कि कैसा है वो, क्या हो रहा सर है? वो सारा दिन सर वो घूमता ही रहता है, मतलब सारा दिन वो हाथों को ऐसे जैसे फ्लैपिंग करते हैं ना, सारा दिन फ्लैपिंग कर करके मतलब वो उसको बिठा ही नहीं सकते जब तक और सबसे ज्यादा वो सिर्फ अपनी मदर की ही कमांड फॉलो करता है, और किसी की कमांड फॉलो नहीं करता है। और मदर की सारी कमांड फॉलो करता है, ऐसा नहीं है, मदर की सारी कमांड फॉलो करेगा लेकिन किसी और को सुनेगा तक नहीं सर। और सारा दिन अगर उसकी मदर अराउंड नहीं है तो वो सीधा सारा दिन घूमता ही रहेगा, उसको आप बिठाओगे बैठ ही नहीं सकता है वो। हाइपर एक्टिविटी हाँ जी सर, हाँ जी। और अटेंशन डिफिसिट।
सर अटेंशन, हाँ सर वो है ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी मदर को ही रिस्पॉन्स करता है, अदरवाइज आप उसको बुलाओगे तो वो नहीं रिस्पॉन्स करता है और सर। इररिलेवेंट टॉकिंग वगैरह है क्या? नहीं नहीं सर, वो बोलता ही नहीं है ना, बिल्कुल जीरो है उसका, मतलब स्पीच है ही नहीं है सर। जी। जी सर। तो गर्भ मतलब बच्चे के जन्म के बाद हालांकि पृथ्वी अलग हो जाती है, मतलब माँ बच्चे से अलग हो जाती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनका जुड़ाव रहता है जब तक बच्चा फुल ग्रोन एडल्टहुड ना हो जाए, मतलब शादी के लायक या शादी के आगे, तब तक और रहता सर है, तो ये इसलिए। सर एक चीज मैंने, ये सर एक चीज मैंने और भी देखी है कि जो हाँ बच्चे ना ये अपर फीड पे होते हैं ना, जो हाँ बच्चे मदर फीड पे नहीं होते हैं, हाँ। उनमें भी हाइपर एक्टिविटी क्या बहुत है ना, ज्यादा होती है। इसका इसका एक कारण बताए। एक ना होता है शुक्र प्रेम, शुक्र जन्य प्रेम, और एक होता है मज्जा प्रेम। तो जब जैसे एक लड़का और लड़की को प्यार हो रहा है, वो प्यार जो हो रहा है वो शुक्र वाला प्यार है, मतलब अट्रैक्शन वाला प्यार है। और ये जो मज्जा प्रेम होता है, जैसे एक पिता का बेटी के लिए, वो मज्जा प्रेम होता है, नेचुरल होता है। ऐसे ही माता का बेटा से जो प्यार है वो मज्जा प्यार है। अब वो मज्जा वाला प्यार वो स्ट्रांग वाला प्यार होता है, वो पूरी लाइफ तक रहता है, आत्मा लेवल तक होता है। अगर माता का ममता नहीं मिल रहा है बच्चों को, दूध के रूप में या जो केयर के रूप में जो नहीं मिल रहा है, तो ये बच्चों को ज्यादा एडीएचडी हो रहा है, क्योंकि मज्जा वाला जो स्नेह है वो नहीं मिल पा रहा है। ये एक कारण है, ये सच बात है। इसलिए बार बार हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि मज्जा प्रेम होना चाहिए। मज्जा प्रेम जो पिता का बेटी के लिए होता है और माँ का बेटे के लिए होता है, ये मज्जा प्रेम होना चाहिए। गुरु का शिष्य के लिए होता है, शिष्य का गुरु के लिए, वो मज्जा प्रेम होता है। और एक लड़का और लड़की का जो प्रेम होता है, पति पत्नी का होता है, वो शुक्र प्रेम होता है। शुक्र प्रेम टेम्पररी होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन मज्जा प्रेम परमानेंट रहता है। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। और हनुमान जी जो थे ना, वो बहुत शैतान थे। एक तो वो मारुति नंदन थे, तो वो इतना ऋषि मुनि लोगों को तपस्या में तकलीफ देते थे ना, हाइपर एक्टिव थे। वो पहाड़ उठा के फेंक देते थे, पत्थर उठा के उनको तकलीफ देते थे, हवन में कुछ डाल देते थे। तो एक ऋषि मुनि को इतना परेशान किया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, कि तुमने ये किया है वो किया है, और जब तुमको याद दिलाया जाएगा तब तुमको सब बात याद आ जाएगी। तो वही जब लंका जाना था, समुद्र को लांघना था, तो उनको जामवन जी ने याद दिलाया कि आप तो इतने ग्रेट हैं, आपने सूर्य को फल समझ के खा लिया, आपने ये है, बुद्धिमान है आप। तब उनको याद आया, और फिर उन्होंने समुद्र को लांग के गए वहां। बहुत शैतान थे वो। जी। और किसी को कुछ बोलना है? गंगवार सर, आप एडीएचडी के बच्चों को देखे हैं क्या? अगर देखे हैं तो कृपया बताइए। वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, देखे हैं, एक दो बच्चे आए हैं, देखे हैं, तो वो तो एक बच्चा भी आता था तो मैंने तो स्वर्ण प्राशन संस्कार कराया था। जी और सर एक स्मृति ग्रेनुल्स आते हैं कंपनी के, मैंने वो दिए थे उसे, तो थोड़ा फर्क पड़ा था। और वो आता था बच्चा पूरे क्लिनिक में अपने घूमता रहता, कभी लैपटॉप पकड़ना, कभी कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता। उसके मदर फादर भी काफी डांटते थे, लेकिन मानता नहीं था वो जल्दी वो। जी। सर जी सर। हाँ, और आप लोगों ने ये सुना होगा, को नहीं जानत जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अगर नहीं सुना है तो मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, आप लोग सुनिए। ये जामवन जी ने उनको याद दिलाया था ये सारे बात, हनुमान जी की स्तुति। सर जी बोलिए मैम। ये हमारे सब उपचार तो हम करते ही हैं, उसके साथ राम रक्षा भीम रूपी रहती है। जैसा हनुमान चालीसा है वैसी ही भीम रूपी है। वो भी रोज रोज पढ़ाई उन्होंने बोल दी शाम के टाइम बच्चे ने, जी तो तो भी उसका भी असर होता है सर, जी मेडिसिन के साथ साथ। जी। अभी तो आप लोगों को मालूम नहीं है कि अभी जैसे राम जी का मंदिर बन रहा है ना, तो एक तरह से वो बन रहा है, मंदिर बन रहा है, वोट भी मिलेगा उससे, लेकिन उससे जो संस्कार जो रहेगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है अभी, मतलब देश के सभी लोगों के लिए। मतलब आप साइंटिफिकली अगर देखेंगे ना, तो लोग राम जी की पूजा करेंगे, वैसे जैसे चरित्र बनने का कोशिश करेंगे। अगर अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है अभी। वो भी समाज संस्कार ही है ना सर, जी समाज अच्छा हो गया तो
पीढ़ी भी अच्छी होती नहीं है। तो आप लोग ये देखेंगे एकता कपूर के सीरियल में एक औरत के 4 पति 5 पति, वो कैसे भी किसी और सीता माता थी एक ही पति, रामचंद्र भगवान एक ही पत्नी। तो ये संस्कार जो आएंगे वो अच्छी बात है ना। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। एडीएचडी पे कुछ किसी का अनुभव है तो प्रीति मैम कुछ बोलना चाहेंगी? अपने पेशेंट देखे हैं, गुरप्रीत कौर मैम, गीता पटेल मैम, प्लीज बोलिए। नहीं, कोई कोई सुन रहे हैं वो वीडियो। हाँ, गंगवार सर सुनने लगे, अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे तो आप लोग जरूर बताइएगा और हम इस पे लेक्चर लेंगे और बात करेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू।